हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रवि जी के एक्सप्रेस में। और आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का जो सार संग्रह बुक से चल रहा था, तो उसी का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, यानी पदार्थों के सामान्य गुण, यानी बोले तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेज। ठीक है, तो ये महेश बर्नवाल सर की बुक है और इसी से हम अभी तक 3 चैप्टर करा चुके हैं। ठीक है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये चैप्टर का नाम है पदार्थों के सामान्य गुण। ठीक है, तो चलिए छोटा छोटा वीडियो है, ठीक है, लेकिन बहुत काम का है। ठीक है, एक कहावत है भोजपुरी में, देखे में छोट लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, तो वही वाला बात है। ठीक है, ये क्यों बोल दिए हम, कहिएगा कि देखिए पढ़ा रहे हैं कि शायरबाजी कर रहे हैं, तो ये शायरबाजी नहीं है। आजकल देख रहे हैं कि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, ऐसे वाला जो पेपर आ रहा है, इसी तरह का कुछ आपको देखने का वहाँ ऐसे राइटिंग में, यानी निबंध का जो पेपर है, देखने को मिल जाता है और उस पर आपको पूरा कॉपी भरना है। ठीक है, एक निबंध पर। ठीक है, तो इसलिए हमने जिक्र कर दिया। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है दूसरा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। और सच में ये जो बुक है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और ये एनसीईआरटी पर प्योर आधारित है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, कोई कठिनाई ना हो पाए, यानी विजुअल हो अच्छा से बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं। और दोस्तों बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, समझें। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट में क्या कर रहा है, साबुन के बुलबुले का दाब, यानी साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। यानी साबुन के बुलबुले का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है कि अधिक होता है। तो साबुन के बुलबुले का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, वो अधिक होता है। नहीं अधिक होता तो वो बुलबुला जो है वो फैलता नहीं, ना फैलता, यानी वो छोटा सा ही मतलब सिकुड़े हुए रहता। ठीक है, यानी बाहर की तरफ वो फोर्स लगा रहा है, तभी तो वो मतलब बुलबुला जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही है कि वायुमंडलीय दाब से वो बुलबुला वाला दाब जो होता है उसका अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। स्वचालित हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक। ठीक है, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बोलने में थोड़ा सा लटपट हो गया। तो स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में कह रहा है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह हो गया या हाइड्रोलिक जो भी चीज़ रहता है वो सब पास्कल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और नोट में दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए कि है बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में, बर्फीला जो एरिया है वहाँ पर शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु यानी मछली वगैरह जो रहते हैं वो जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। ठीक है, यानी पानी का जो डेंसिटी रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक रहता है, इसी कारण क्या होता है, झील के भीतर वाला पानी नहीं जमता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर जो जलीय जीव रहते हैं वो सब जीवित रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, नदी के समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज़ की क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यानी नदी से समुद्र में जब कोई जहाज़ प्रवेश करता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है भाई, तो वो हल्का सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ घनत्व बढ़ जाता है, यानी डेंसिटी बढ़ जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज़ की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का घनत्व बढ़ जाता है, इसीलिए वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जब कोई झील है उसके तली से उठकर कोई वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ता जाएगा, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु का मात्रा यदि बदल दिया जाए तो उसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, यानी उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, यानी
घनत्व इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मात्रा यदि बदलते हैं तो उसके घनत्व पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, घनत्व तो वही न रहेगा। ठीक है, चाहे मात्रा उसका कितना भी कर दिया जाए तो, लेकिन डेंसिटी तो उसका वही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आशा करते हैं कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे। मात्रा मतलब कहने का मतलब हो गया कि जितना है उसके जगह पर मतलब और कुछ मतलब ज़्यादा मात्रा में वो ले लिया जाए तो क्या उसका डेंसिटी बदल जाएगा। मान लीजिए कोई शरबत है, 1 गिलास शरबत की जगह पर 2 गिलास शरबत ले लिए तो उसका डेंसिटी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, डेंसिटी तो उसका वही न रहेगा। ठीक है, बशर्ते ये ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों गिलास का सेम मतलब जो है लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, यानी अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि घनत्व किसे कहा जाता है, यानी द्रव्यमान में जब उसके आयतन से भागा दिया जाता है तब हमारा घनत्व निकलता है। ठीक है, तो मात्रा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है, यानी हवाई जहाज़ से जब यात्रा किया जाता है तो पेन से स्याही बाहर निकलने लगता है। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब में क्या होता है, कमी होने लगता है। इसीलिए जो उसका अंदर का प्रेशर रहता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी रिफिल का जो अंदर का प्रेशर रहता है वो ज़्यादा हो जाता है, और वायुमंडलीय दाब जो रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होते जाता है, तो वो बाहर सिरने लगता है। ठीक है, तो वही कारण है कि वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण स्याही बाहर निकलने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नदी की अपेक्षा, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। मान लीजिए नदी में तैरते हैं, उसके अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है भाई। अच्छा, एक चीज़ तो आपको मालूम होगा ना कि सोडियम जो होता है समुद्र में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, तो ये तो मालूम होगा। ठीक है, और सोडियम क्या है, सोडियम से ही सोडियम का फार्मूला होता है Na। ठीक है, और उसी में क्लोराइड यदि मिला देते हैं क्लोरीन तो Cl, तो NaCl क्या होता है, नमक। यानी सोडियम में ही मतलब नमक भी मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो सोडियम का ही मतलब है वो क्या बोलते हैं, अयस्क। ठीक है, या अयस्क बोलिए या और बोलिए जो भी है, तो वो किसका है, NaCl सोडियम का ही है। ठीक है, यानी साधारण नमक। ठीक है, तो जहाँ पर नमक रहता है ना वहाँ पर डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। तो समुद्री जल का घनत्व जो होता है नदी के जल से अधिक होता है। बात समझें, यानी घनत्व यानी डेंसिटी जो होता है अधिक रहता है। क्यों भाई अधिक रहता है, क्योंकि उसमें लवण वगैरह मिला हुआ है। ठीक है, सोडियम मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए, और यही कारण है कि जहाज थोड़ा सा ऊपर भी उठ जाता है। क्यों, क्योंकि घनत्व उसका ज़्यादा रहता है। ठीक है, नदी के जल से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखते हैं, आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर कौन सा है, और उसका नाम बताइए आप कमेंट में। ठीक है, और देखिए एक मतलब है सागर जिसमें इतना ज़्यादा लवणता है, इतना ज़्यादा लवणता है कि उसमें आदमी यदि कूदता है ना तो उसको तैरने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है उसमें ऊपर ऊपर ही मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ तैरने लगता है अपने आप, तो उसी तरह आदमी ऊपर ही तैरता रहता है। ठीक है, उसमें डूबता ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें लवणता ज़्यादा पाया जाता है, यानी नमक का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यानी घनत्व ज़्यादा है तो वो क्या होगा, नहीं डूबेगा। ठीक है, ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपको मालूम होगा, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट दिया गया है समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ़ का पिंड, यानी समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ़ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं, तो नहीं होता है। यानी समुद्र में प्लवन करते समय जब बर्फ़ का पिंड होता है पानी की सतह से कितना भाग ऊपर उठा हुआ रहता है, तो 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ रहता है। इसीलिए जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। कहने का मतलब कि उसमें असर कब होता है, जब वो पूरा का पूरा 9 भाग ऊपर रहता है। ठीक है, तब ना उसमें असर रहता है। लेकिन 1/9, 9 भाग तो पूरा नीचे ही है, यानी वो अपना आयतन घेरे हुए है, पानी के अंदर ही घेरे हुए है। ठीक है, तो वो पिघलेगा भी तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ। ठीक है, अब देखिए छोटा सा सिंपल सा हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल में मान लीजिए ये नदी हो गया। ठीक है, ये नदी हो गया। ठीक है,
और इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ़ का ये टुकड़ा हो गया, ठीक है। यानी 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ है, यानी 1 भाग ये ऊपर उठा हुआ है, बाकी ये सारा जो है ये 9 भाग नीचे ही है, ठीक है। तो ये पिघलेगा भी तो इतना में ही नहीं रहेगा। और यदि 9 भाग ऊपर रहता, ठीक है, और 1 भाग ये नीचे रहता, तब ना ये पिघलता, तो कुछ मतलब ऊपर इसका एरिया मतलब कवर करता, ठीक है। लेकिन ये टोटल तो यहाँ पर नीचे पानी में ही है, ठीक है। तो यही कारण है कि मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए पृष्ठ तनाव का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव यानी जो सरफेस टेंशन होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वो अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण ये पृष्ठ तनाव होता है। अणुओं के बीच कौन सा बल होता है, ससंजक बल की असंजक बल, यानी कोहेसिव फोर्स की एडहेसिव फोर्स। तो ये होता है कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल, ठीक है। यानी एक ही तरह के मतलब अणुओं के बीच जो मतलब होता है बल लगता है, उसको क्या कहते हैं, ससंजक बल कहा जाता है। यानी एक ही तरह के मतलब जो चीज़ रहता है उसके बीच जो लगता है। जैसे मान लीजिए एक लेटर है, तो लेटर को लिख कर चिपकाया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, आप कमेंट में कीजिएगा। ससंजक बल लगेगा कि असंजक बल लगेगा, यानी कोहेसिव फोर्स कि एडहेसिव फोर्स लगेगा, आपको कमेंट करना है, ठीक है। और पृष्ठ तनाव का क्या कारण है, अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। और पृष्ठ तनाव इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी सरफेस टेंशन इक्वल टू, तो जो पृष्ठ तनाव होता है ये होता है कैसे भाई। तो देखिए जो इकाई क्षेत्रफल पर मतलब उसका लंबाई होता है, ठीक है, उसमें जैसे 1 मिनट थोड़ा हम समझाते हैं यहाँ पर पहले, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए ये एक वर्षा का बूंद है, ठीक है। तो इसमें मतलब जो द्रव होता है, तो द्रव में मतलब एक गुण होता है यह ना कि ये अंदर की ओर मतलब सिकुड़न पैदा की ओर रहता है, यानी अंदर की तरह इसका एक तनाव होता है, जिसके चलते क्या होता है कि ये मतलब केंद्र की ओर मतलब सिकुड़े हुए रहता है, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींच दिया है, तो ये मतलब क्या करेगा, इस रेखा के लंबवत मतलब ये कार्य करता है, ठीक है। यानी इसी दूरी में ये आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि मतलब इस पर मतलब कोई कार्य नहीं किया जाए, तो ये क्या करता है, मतलब एकदम मतलब न्यूनतम मतलब एरिया मतलब घेरने का इसमें गुण होता है, ठीक है। सिंपल सा कहने का मतलब यही हुआ। यानी इसको बोले आम भाषा में तो क्या होता है यह कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है उस बल के बराबर होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसके लंबाई पर जो यह होता है कि लंबवत कार्य करता है, यानी परपेंडिकुलर कार्य करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो पृष्ठ तनाव बराबर होता है, तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है भाई, सरफेस टेंशन बराबर, तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है यानी बल बटा में लंबाई, ठीक है। यानी कहने का मतलब फोर्स बाई लेंथ, ठीक है। यानी इसका क्या निकल जाएगा, एसआई मात्रक जो होगा, तो फोर्स को किस चीज़ में, न्यूटन में मापते हैं, और बटा में क्या हो जाएगा, लंबाई का ये मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा कि यदि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर, और इसमें पृष्ठ तनाव में कौन सा बल भाई लगता है, तो ये ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जो पृष्ठ तनाव होता है उससे संबंधित कुछ घटना के बारे में जान लीजिए कि जो साबुन अथवा डिटर्जेंट होता है ना, उसको यदि जल में मिला दीजिएगा तो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है यदि उसमें साबुन या डिटर्जेंट मिला दिया जाता है। तो एग्जाम्पल है, ध्यान में रखिएगा, पूछता है कि पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा यदि साबुन या डिटर्जेंट उसमें मिला दिया जाए, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। यानी पृष्ठ मतलब क्या हो गया, एक सरफेस हो गया, इसमें जो तनाव है, ठीक है, वो अंदर की ओर है, क्या है, तनाव जो है अंदर की ओर है, ठीक है, बाहर की ओर नहीं है, ये अंदर की ओर है, ठीक है। यानी पृष्ठ को अपने अंदर की ओर ताने हुए है, तो इसको फैलने देगा, बाहर की तरफ फैलने देगा, नहीं फैलने देगा, यानी ये सिकुड़े हुए रहेगा, और इसी को तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। समझिए, आसान भाषा में समझिए, ठीक है। और यदि मान लीजिए एक ये जो गोला हम बनाए हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, एक वर्षा का बूंद है, ठीक है। समझ लीजिए एक वर्षा का बूंद यदि गिरा, ठीक है, तो आप देखते हैं यदि
उंगली से आप इसको ऐसे कर देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से ये मतलब इस ओर आगे की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो वही है कि ये कोई काल्पनिक रेखा हो गई, उसके लंबवत ये कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू F/L, यानी फोर्स बाई लेंथ हो गया, यानी लंबाई। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है। यानी बैरोमीटर का जो पैमाना है, स्केल है बैरोमीटर का, उसमें अचानक यदि गिरावट आता है तो कौन सा मौसमी घटना होगा भाई, तो तूफानी मौसम होगा। अचानक यदि एकाएक गिरेगा तो बैरोमीटर का स्केल जो है अचानक एकाएक गिरेगा तो वो किस चीज़ का संकेत है, यानी तूफानी मौसम होने वाला है। ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो यानी कहने का मतलब स्वच्छ मौसम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है भाई, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। यानी तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है किससे कम होता है, तो जल से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसीलिए तेल जो है जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है भाई, तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है उसी के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ठीक है, इस तरह का रहता है ना वर्षा का बूंद। अब पृष्ठ तनाव इसमें नहीं रहता, अंदर की ओर बल नहीं लगाता। ठीक है, तो ये मतलब ये काल्पनिक रेखा है, अंदर की ओर बल ये नहीं लगाता तो क्या होता है, ये बाहर की तरफ फैल जाता। ठीक है, ये फैल जाता। ठीक है, तो ये अंदर की ओर इसका सरफेस जो है अंदर की ओर तनाव लगा रहा है, यानी इसीलिए ये गोलाकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कुएं से पानी से सॉरी नेक्स्ट देख लेते हैं। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है। यानी कुआं से यदि पानी भरकर बाल्टी से ऊपर खींचा जाता है, निकाला जाता है, तो क्या अनुभव होता है, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। ठीक है, यानी बाल्टी जो होता है पानी की सतह से ऊपर आकर, जब तक वो पानी में रहेगा, मान लीजिए एक बाल्टी पानी भर ली है और वो बाल्टी में पानी भरा है और वो कुआं के अंदर जो पानी में ही है, तब वो भारी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे उस पानी के जो सतह है उससे बाहर ऊपर उठाते हैं तब बाल्टी क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है आप कमेंट में बनाइएगा। तो उत्तर तो इसका ये हो गया कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है, यही अनुभव होता है। तो इस पर मतलब आप सोचिएगा कि ये क्या कारण है कि ऊपर आकर भारी होता है, जब तक पानी में रहता है तो वो भारी नहीं लगता, जबकि पानी की बाल्टी भरी है और वो कुआं में है तब पर भी वो भारी नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही उस कुएं के पानी के सतह से ऊपर उसको उठाया जाता है तब वो भारी क्यों लगता है, तो ये कमेंट कीजिएगा, आपका काम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और हम तो ये हैं बताने के लिए, उसको भी बता ही देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। वायुमंडल में बादलों की तैरने का क्या कारण है, तो यानी अल्प घनत्व के कारण, यानी जो कम घनत्व रहता है डेंसिटी, इसी के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। बादलों का क्या रहता है, कम घनत्व रहता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। ठीक है, यानी जो एयर का डेंसिटी रहता है उससे जो क्लाउड का डेंसिटी रहता है वो कम रहता है। ठीक है, देखिए लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। यानी लोहा का जो डेंसिटी होता है उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, लेकिन पारे के घनत्व से कम होता है। इसी कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। ठीक है, यही कारण है कि लोहे का कील पारा में तैरता रहता है। क्यों, क्योंकि लोहा का जो कील है उसका डेंसिटी रहता है, पारे का जो डेंसिटी है उससे कम रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है। यानी पौधा का जो जड़ रहता है उधर से पर्ण पत्ती जो रहता है उसकी ओर जल बढ़ने लगता है, तो इसका क्या कारण होता है, ये कैपिलरी क्रिया के कारण होता है, यानी कि सिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्टोव में मिट्टी का तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है, तो ये भी कैपिलरी क्रिया का गुण है, यानी कि सिकत्व क्रिया का ही गुण है। ठीक है, आगे देख लीजिए।
अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? यानी प्रत्यास्था पूछा है, ये किसके बारे में? अब तक जो ज्ञात पदार्थ है उसमें पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक किसका होता है? तो क्वाड्रेट का है। ठीक है, ऐसे स्टील भी याद रखिए, यानी इस्पात का भी सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए वही आ गया ना, अपमार्जक यानी साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, वहाँ पर हम एग्जाम्पल में बता ही दिए थे। ठीक है, आगे देख लीजिए, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? तो ये कौन सा थ्योरम है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर, यानी कैपिलरी क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है फाउंटेन पेन। ठीक है, आगे देख लीजिए, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान यदि पास्कल में पूछा जाए तो 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। यानी वो कह सकते हैं लमसम में 10⁵ पास्कल, 1 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब का मान। ठीक है, समुद्र तल पर। ठीक है, आगे देख लीजिए, जल का सापेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है? यानी जल का घनत्व, भाई सिंपल सा बात है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन कहेगा तो जल का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। जल का यदि घनत्व कहा तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम रहेगा। ठीक है, वही जल का यदि आयतन कह देगा तो आयतन क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम रहता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बात समझिएगा, आयतन रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम, और घनत्व रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सबसे अधिक। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे देख लेते हैं। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? यानी इसका क्या कारण है कि जल से भरी हुई बाल्टी को हिला देते हैं और हिला के छोड़ देते हैं तो कुछ समय के पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है? तो ये श्यानता के कारण, किसके कारण? श्यानता के कारण, यानी विस्कोसिटी के कारण। ठीक है, आगे देख लीजिए, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु का जो शुद्धता ज्ञात किया जाता है उसमें कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है भाई? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत से धातु की शुद्धता ज्ञात किया जाता है। किस सिद्धांत से? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जल से निकलने पर सेविंग ब्रश यदि जल से निकलता है उसके बारे में कहा गया है कि जल से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल जो होते हैं आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही आपस में चिपक जाते हैं। देखते हैं कि जो दाढ़ी वगैरह ये बनाया जाता है तो इसका जो ब्रश रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे दाढ़ी बनाकर आप इस ब्रश को निकालते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह के आपस में चिपक जाता है। ठीक है, तो पहले कैसा रहेगा? पहले इस तरह का रहेगा। ठीक है, और बाद में जो रहता है तो बाद में इस तरह का शेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस कारण भाई? तो ये भी सरफेस टेंशन के कारण ही होता है कि जब जल में बुड़ाकर सेविंग ब्रश को निकाला जाता है तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वो आपस में उसके बाल जो रहते हैं ये चिपक जाते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। क्यों भाई? देखिए आ ही गया, स्टील जो है रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। क्यों आखिर ये अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। अधिक के लिए क्या होता है? अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए स्टील रबर से क्या होता है? अधिक प्रत्यास्थ माना जाता है। ठीक है, प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक मेटल। ठीक है, तो देखिए विरूपक बल किसे कहते हैं? यानी ऐसा बल जो कि किसी मतलब वस्तु पर या किसी चीज़ पर लगाया जाए तो वो अपना रूप बदल दे। ठीक है, यानी ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगने पर अपना रूप बदल दे, और जैसे ही वो बल हटाया जाए तो फिर वो पुनः अपने अवस्था में यानी अपने पहले वाले रूप में आ जाए तो उसी को विरूपक बल कहा जाता है। ठीक है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो ये किसमें अधिक होता है? स्टील में, इसी कारण यह अधिक प्रत्यास्थ होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वाहनों में स्नेहक तेल, यानी स्नेहक को लुब्रिकेंट बोलते हैं, तो वाहनों में स्नेहक तेल जैसे लुब्रिकेंट में देखिए 3 ठो आता है, एक सॉलिड आता है, एक सेमी सॉलिड आता है, एक लिक्विड आता है। तो देखिए इसमें के बारे में बताते हैं। सॉलिड यानी ठोस बोले तो, और सेमी लिक्विड यानी अर्ध ठोस। ठीक है, और या अर्ध तरल भी इसको बोल सकते हैं, अर्ध ठोस या अर्ध तरल, और एक आता है तरल। ठीक है,
तो देखिए ठोस में क्या आ जाता है, ठोस में जो आपका ग्रेफाइट देखे हैं तो ग्रेफाइट भी क्या होता है, ये लुब्रिकेंट ही है, ठीक है, यानी स्नेहक ही है, ठीक है। और सॉलिड में क्या आता है, ग्रीस वगैरह देखें, ग्रीज जिसको बोलते हैं, ये हो गया। तरल में मोबिल वगैरह ये सब हो गया, तेल वगैरह ये सब क्या है, ये स्नेहक तेल तरल में यानी लिक्विड में आ गया। तो ये स्नेहक के उदाहरण है। तो वही कहा है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, तो वाहनों में जो स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है वो घर्षण को यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब जो होता है नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। यानी आंधी आता है तो आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं, यानी टीन का जो छत और छप्पर होता है देखते हैं कराकट से कितना छावल रहता है। तो आंधिया आता है तो क्या होता है कि टीन वाला छप्परवा सब उजड़ जाता है क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत यानी सरफेस के परपेंडिकुलर में जो फोर्स लगेगा उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को तो थ्रस्ट कहा जाता है यानी प्रणोद कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या, ये इतना ही था, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए जो मेन पॉइंट है हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पर नोट में दिया गया है और क्या दिया गया है, तो देख लीजिए इसको भी। जल की श्यानता यानी जल का जो विस्कोसिटी होता है वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है, ठीक है। यानी जल का श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है यानी सिंपल है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों ये जो चल रहा है सेशन सार संग्रह का, तो ये तो चल ही रहा है, प्लस में हमने दृष्टि पब्लिकेशन का भी स्टार्ट कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं और दृष्टि का पूरा साइंस चलेगा, ठीक है। और ये सार संग्रह वाला है, इसको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। पहले साइंस इसमें कंप्लीट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री देन बायो, ठीक है, सार संग्रह वाला, ठीक है। लेकिन इससे नहीं होने वाला है, ठीक है। दृष्टि का जो एकदम सब्जेक्टिव आता है, यानी कहने का मतलब जो क्विक बुक रिवीजन है ना, वो हम चला रहे हैं, तो उससे भी करना है। और साथ में अभी तो लूसेंट चल रहा है, लूसेंट का अभी प्राचीन भारत चल ही रहा है सेशन, ठीक है। तो उससे भी लूसेंट से भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराया जाएगा, लेकिन अभी हिस्ट्री में चल रहा है प्राचीन भारत। तो आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या लाइव वीडियो में भी बहुत सारा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जाते एक बात और कहना चाहेंगे कि ये आप सोचिएगा कि आने वाला समय में क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी जो आप कीजिएगा उसके अनुसार रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितना हो सके रगड़ दीजिए खुद को, अपना मेहनत आग में झोंक दीजिए, और जो जितना तपेगा उसका कीमत उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। देखते हैं कि जो भुट्टा होता है, कच्चा भुट्टा रह जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता है, लेकिन जब वो आग में तप जाता है, ठीक है, तो देखते हैं उसका कीमत बढ़ जाता है, ठीक है। तो अपने आप को इतना तपा दीजिए, अपने आप को इतना तपा दीजिए कि दुनिया में आपका कीमत हो जाए, ठीक है। और बिना कीमत का कोई चीज़ का वैल्यू नहीं है, ठीक है। सिंपल सा कहने का अर्थ यही है कि अपने आप को ऐसा बनाइए कि व्यर्थ मत जाए एक भी पल, ठीक है। उसको मतलब क्या मतलब सही दिशा में लगाइए, ठीक है। तो सदुपयोग कीजिए जीवन का, ठीक है। जीवन एक बार मिला है, ठीक है, तो इसका सदुपयोग कीजिए और सही रास्ता में चलिए। ऐसे तो 60 वर्ष का नॉर्मल एवरेज सबका ज़िंदगी होता है, इसी में कोई मतलब चुगली करके गुजार देता है, कोई अलग मतलब रास्ता में जाता है, और कोई अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करके बिताता है। जाना तो सबको है, लेकिन इसी में देखना है कि आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आप बच्चे नहीं हो आप, ठीक है, मैच्योर हो गए हो। तो चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।